2015 वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे और अभी के टाइम में आईपीएल तक में अनसोल्ड गए हैं। लगातार 150 km पर आवर की स्पीड थी इनकी, लेकिन अब ये गायब कहां हो गए हैं। आज जहां 13 साल के लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं उमेश यादव ने 20 साल में तो लेदर बॉल छुई थी। उमेश ने लिख के बताया कि मैं कमबैक करने का ट्राई तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुद लग रहा है कि यार ये क्या हो गया है। अभी लोगों का सवाल यही है कि उमेश यादव एकदम से गायब कहां हो गए, इनको हो क्या गया। देखिए 2007-8 का समय चल रहा था, उमेश यादव को पुलिस की रनिंग के लिए जाना था। एक्चुअली में 2007 में पेपर हुआ था पुलिस भर्ती के लिए, जिसको उमेश यादव ने दिया था और अनफॉर्चुनेटली उनका वो पेपर निकल गया था। अब इनका पेपर निकल गया था और पुलिस की दौड़ के लिए इनको बुलाया गया था। अगर इनकी रनिंग निकल जाती तो इसके बाद पुलिस में इनकी भर्ती हो जाती। ये इस समय 20 साल के हो चुके थे और सबको यही लग रहा था कि यार ये पुलिस में जाएंगे, क्योंकि इनके घर में बहुत ज्यादा इशू था पैसों का। बट जिस दिन इनकी पुलिस की रनिंग होनी थी, उसी सेम दिन का सेमीफाइनल मैच होना था और ये सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए चले जाते हैं। अब कमाल बात ये थी कि इस समय कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और लोकल क्लब से इनका एक टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल मैच होना था, वो भी इनके घर से 200 किलोमीटर दूर था। बट स्टिल ये पुलिस की रनिंग में नहीं जाते हैं, 200 किलोमीटर दूर जाते हैं मैच खेलने के लिए। जो एक नॉर्मल मैच था, वो प्रोफेशनल भी नहीं था, वहां पैसे भी नहीं मिलने थे। उस मैच को खेलने के लिए उमेश यादव जाते हैं सेमीफाइनल और ये पुलिस की भर्ती छोड़ देते हैं। हालांकि उस सेमीफाइनल में 3 विकेट लेके गए और उसके बाद फाइनल में 8 विकेट लेके गए और इनकी टीम वहां पे कप जीत गई। अब देखिए, जब उमेश यादव ने ऐसा किया कि वो पुलिस की भर्ती में नहीं जाते हैं, क्रिकेट में जाते हैं, तो इनके पापा इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। इनके पापा ने बोला कि क्रिकेट में करियर कभी नहीं बनाया जा सकता, वो बड़े आदमियों के लिए है, तुम ये कभी नहीं कर सकते। तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम पूरा फोकस अपना सरकारी जॉब में डाल दो। इतना अच्छा पुलिस की रनिंग अगर निकाल लेते तो अभी पुलिस वाले बन जाते, लेकिन अभी घूम रहे हो तुम। बट इनके पापा को भी नहीं पता था कि उमेश यादव आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं, क्योंकि फाइनल में उमेश यादव ने जो 8 विकेट निकाले थे, उन 8 विकेट की दम पर सिलेक्टर की नजर इन पे आई थी। और एक सिलेक्टर थे, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऊपर सिलेक्ट तो नहीं कर सकता अभी, लेकिन अगर तुम खेलना चाहो तो मैं तुम्हें इंडिया एयर में डाल सकता हूँ। वहां से तुम 20-20 क्रिकेट खेलो और वहां पे तुम्हें पैसे मिलेंगे खेलने के। देखिए इंडिया में रेलवे वगैरह की, एयर इंडिया वगैरह की टीम होती है अलग अलग, और यहाँ जो भी खेलता है, अच्छा खेलता है, उसको पैसे भी मिलते हैं। ऐसे में अच्छी बात ये थी कि अगर इनको यहाँ पे डाल दिया जाता तो क्रिकेट खेलने के साथ साथ इनको पैसे भी मिलते। और अभी ये 21 साल के ऑलरेडी हो चुके थे। क्रिकेट ये लगातार इसलिए नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, बट अगर इनको क्रिकेट खेलने में ही पैसे मिलते तो ये दिन भर क्रिकेट खेल पाते। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि मैं तो खेलना ही चाहता हूँ, अगर मुझे खेलने के पैसे मिलेंगे तो मैं तो जान झोंक दूंगा। और यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लिया गया और ये लगातार अब क्रिकेट से पैसे भी कमाने लग गए। अब देखिए यहाँ पे जब ये खेलना शुरू करते हैं तो ये दिन भर क्रिकेट खेलते हैं, इनका पूरा फोकस क्रिकेट में था। अब ये कुछ और कर ही नहीं रहे थे। और इसके बाद इनकी गाड़ी निकल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे एक सिलेक्टर आए हुए थे एक बार, और उन्होंने देखा कि उमेश की स्पीड बहुत ज्यादा और एक्यूरेसी बहुत कमाल की है, तो उन्होंने उमेश यादव को सिलेक्ट कर लिया रणजी क्रिकेट के लिए। और फाइनली इनका नाम पहली बार रणजी क्रिकेट में आ गया 15 के स्क्वाड में। अब इनका नाम तो आ गया था 15 के स्क्वाड में, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जब 11 का नाम आता है तो यहाँ पे जो कोच रहते हैं रणजी टीम के, वो कहते हैं कि उमेश यादव ने अभी तो एकेडमी ज्वाइन किया 1 साल पहले, इनको कैसे ही खिलाया जा सकता है। 21 साल की उम्र में तो इन्होंने लेदर बॉल छुआ है, तो ऐसे में कैसे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। उस बॉलर को खिलाओ जो पहले से खेल रहा है। अब यहाँ पे उमेश यादव को मौका नहीं मिलता, लेकिन होता क्या है कि रणजी टीम के जो कैप्टन थे, वो कहते हैं कोच से कि मैंने इसको देखा है, ये फाइनल में गया था और फाइनल के अंदर इसने 8 विकेट झटके थे। उस फाइनल में मैं भी खेल रहा था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये खेले। मैं एक बैट्समैन कम खिला लूंगा, लेकिन इसको मैं पक्का मौका दूंगा, तो इस बार तो ये प्लेइंग 11 में रहेगा। और जैसे ही यहाँ पे इनका प्लेइंग 11 में नाम आता है, पहली इनिंग में ले जाते हैं 4 विकेट। बाद में पूरे 4 मैच के अंदर ये 20 विकेट लेके जाते हैं उस सीरीज के। और इसके बाद इनका दिलीप ट्रॉफी के अंदर भी डेब्यू हो जाता है। और बाद में जब ईयर आता है 2010 का, इंडियन टीम से प्रवीण कुमार को चोट लग जाती है, तो इनके रिप्लेसमेंट में उमेश यादव का नाम इंडियन टीम में आ गया। अब देखिए इनका इंडियन टीम में नाम तो आ गया था, लेकिन इनका चोट के रिप्लेसमेंट में आया था और ये अभी भी बेंच पर ही बैठे थे। ये टीम में तो आ गए, लेकिन ये 15 स्क्वाड में थे, ये बैठे हुए थे, इनको खिलाया ही नहीं जा रहा था लगातार। वैसे इनका नाम T20I में आया था, पूरी सीरीज निकल गई और इनको मौका नहीं मिला। बाद में इनका नाम ODI में आया और यहाँ भी इनको मौका मिलता नहीं है। हालांकि मई का महीना आया 2010 का और इसके बाद जाके इनका ODI डेब्यू हुआ। लेकिन डेब्यू मैच में इन्होंने क्या किया, डेब्यू मैच में उमेश यादव को काफी ज्यादा रन पड़ जाते हैं और ये 1 विकेट भी नहीं ले पाते।
और जब ऐसा होता है तो उमेश यादव तो वैसे भी बेंच पे बैठे थे, इनको मौका दिया गया, ये विकेट नहीं ले पाए तो ये टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 2010 में टीम इंडिया में आ तो गए थे, लेकिन अभी इनको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मतलब टीम इंडिया में ना इनकी जगह फिक्स थी और ना इनके पास इस समय कोई पैसे आ पा रहे थे, क्योंकि ना ये आईपीएल खेल रहे थे, ना टीम इंडिया में फिक्स खिलाड़ी थे। और इसीलिए 2011 में जब इनकी मम्मी को लीवर इन्फेक्शन होता है तो उनका इलाज नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। उमेश यादव बाद में एक इंटरव्यू में आते हैं और बताते हैं कि अगर मुझे पहले खेलने को मिल जाता इंडियन टीम में, मेरे पास पहले पैसे आ गए होते तो शायद मेरी माँ बच जाती, क्योंकि मैं पैसे लगा ही नहीं पाया उनके इलाज के लिए। लेट हो गया, अगर मैं शायद पहले खेल जाता तो वो सब प्रॉब्लम उन्हें ना होती, शायद उनका मैं इलाज करा पाता बराबर। अब जब इतनी सारी चीजें हो गई, एक तो इंडियन टीम से ड्रॉप होने का दुख, उसके बाद उनकी मम्मी की डेथ हो जाना उनके करियर चूज करने के कारण, क्योंकि वहां से वो पैसे नहीं कमा पाए थे, तो इनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। अब इन्होंने सोच लिया कि आने वाले टाइम में जब भी मौका मिलेगा तो मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, मैं इसको ऐसा ग्रैब करूंगा कि मैं जान झोंक दूंगा और ऐसा कुछ करूंगा कि जिसके बाद मेरी टीम इंडिया में जगह फिक्स हो जाएगी। और बाद में 2011 में जब वेस्ट इंडीज इंडिया आती है तो एक बार फिर से इनका नाम आता है पूरी सीरीज के अंदर। ये पूरा वेस्ट इंडीज का इंडिया में टूर हुआ था, यहाँ पे ओडीआई भी होने थे, टेस्ट भी होने थे और सब में उमेश यादव का नाम आया था। अब उमेश यादव का जब नाम आया तो उमेश को यहाँ खिलाया भी गया और 6 नवंबर को फाइनल इनका टेस्ट डेब्यू हो गया। अब देखिए, जिस दिन इनका टेस्ट डेब्यू हुआ 6 नवंबर को, इसी सेम डे बैटिंग पहले आती है वेस्ट इंडीज की, और वेस्ट इंडीज जब बैटिंग करने आया तो एक दिन में वेस्ट इंडीज ने 304 रन बनाए। वेस्ट इंडीज 304 रन में ऑल आउट हुई थी और 10 के 10 विकेट जो थे वो बाकी बॉलर्स ने निकाले थे। यहाँ पे एक विकेट भी उमेश यादव को नहीं मिला। 19 ओवर डाले, 52 रन इन्होंने दिए और इसके बाद भी जब ये एक विकेट नहीं ले पाए तो एक बार फिर से सबको लगा कि यार ये आ भले गए हैं लेकिन ये ड्रॉप ही हो जाएंगे। हालांकि अगली इनिंग में 2 विकेट लेके चले गए थे, लेकिन इसके बाद भी इनकी परफॉर्मेंस ये डिसेंट ही थी, कोई भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी नहीं। बट इसके बाद 14 नवंबर को दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो होता है वो काफी ज्यादा कमाल हुआ। देखिए होता क्या है कि 14 नवंबर को जो ये मैच होता है, यहाँ पे इंडिया पहले बैटिंग करने आती है। इंडिया स्कोर बोर्ड में 631 रन लगा देती है और पारी डिक्लेयर करती है। अब इंडिया के पास काफी बड़ा टोटल आ गया था और सामने आके इनको वेस्ट इंडीज को ऑल आउट बस करना था, मतलब बॉलर्स के लिए पूरा गेम बनाया था। और इस सिचुएशन में अगर उमेश नहीं चलते तो ये ड्रॉप ही होते, लेकिन यहाँ पे आके पहले इनिंग में 3 विकेट लेके गए, अगले इनिंग में 4 विकेट लेके गए और ये मैच इंडिया एक तरफा जीत गई। इस मैच के अंदर उमेश यादव ने 7 विकेट निकाली और यहाँ से इनकी गाड़ी चल पड़ी। अब ये तीसरा टेस्ट मैच खेल नहीं पाते क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, लेकिन 2 टेस्ट मैच में 9 विकेट लेके चले गए थे। बाद में इनका जब ओडीआई में नाम आया तो यहाँ भी ये कमाल ही करने लग गए। पहले ही मैच में 2 विकेट लेके गए, अगले मैच में 3 विकेट लेके गए और इस तरीके से 3 मैच के अंदर ये 6 विकेट ओडीआई में भी ले जाते हैं। अब इनकी गाड़ी अच्छे से निकल चुकी थी, सबको समझ आ गया था कि यार आने वाले टाइम में टीम इंडिया में फिक्स होने वाले ओडीआई और टेस्ट में तो ये पक्का ही फिक्स हो जाएंगे। बट इससे पहले 2012 आया और 2012 में जब आईपीएल हुआ तो दिल्ली ने इनको 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। 2 साल पहले जो लड़का पुलिस का एग्जाम देने गया था, जहाँ पे उसकी 40,000 30,000 रुपए सैलरी होती, उस लड़के को अभी 3 करोड़ 60 लाख रुपए मिले थे एक साथ। ये उमेश यादव के लिए काफी ज्यादा ड्रीम था और इसके बाद जब ये आईपीएल में आए तो इन्होंने जान झोंक दी। पूरे आईपीएल के अंदर ये 19 विकेट लेके गए दिल्ली की तरफ से और इसके बाद ये पूरे आईपीएल में 4th नंबर में थे मोस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में। आईपीएल के बाद 2012 में जब टेस्ट मैच होते हैं तो यहाँ भी ये 9 मैच में 21 विकेट लेके जाते हैं। इसी सेम ईयर 13 ओडीआई में 18 विकेट लेके गए और टीम इंडिया में 2 फॉर्मेट में बिल्कुल फिक्स हो गए। अब उमेश यादव टेस्ट में और ओडीआई में आपको लगातार देखने को मिलने लग गए थे और यहाँ से इनकी गाड़ी पूरी तरीके से चल पड़ी थी। 6th गियर पकड़ लिया था इनकी गाड़ी ने। 2012 में इनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी, इसलिए 2013 में इनका चैंपियन ट्रॉफी में भी नाम आया था। वहां भी ये 4 विकेट बस ले पाए थे, लेकिन उस ट्रॉफी के मेन हिस्सा थे। और देखते ही देखते हालत ये हो गई कि 2015 में जब वर्ल्ड कप आया तो यहाँ पे उमेश यादव टीम के मेन बॉलर थे। तो देखिए 2015 में ओडीआई वर्ल्ड कप होना था। इस वर्ल्ड कप में समी के साथ उमेश यादव मेन बॉलिंग, लीडिंग बॉलिंग का हिस्सा थे और इनसे सब लोग काफी ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और पहले ही मैच के अंदर ये 2 विकेट भी लेके गए थे। बाद में टीम इंडिया डोमिनेट करती है, उमेश यादव भी डोमिनेट करते हैं, लगातार ये विकेट लेके जाते हैं और टीम इंडिया पहुंच जाती है सेमीफाइनल में, वो भी वर्ल्ड कप के। अब देखिए टीम इंडिया ऑलरेडी 2011 वर्ल्ड कप जीत के आ रही थी और 2015 में जब ये सेमीफाइनल में पहुंचे तो सब लोग एक्सपेक्ट करने लग गए कि टीम इंडिया एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतेगी, क्योंकि बैटिंग में टीम इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे नए टैलेंट आ गए हैं और बॉलिंग में मोहम्मद शमी के साथ उमेश यादव हैं। फाइनली सेमीफाइनल का दिन आया जब ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का होता है सेमीफाइनल स्टार्ट। ये मैच जब स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत धुनाई की इंडिया की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 50 ओवर में बैटिंग करते हुए 328 रन लगा डाले। अब इतना बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए बनाया था क्योंकि शमी को इस मैच में 10 ओवर में 68 रन पड़े थे। हर बॉलर ने रन खाए थे, इवन उमेश यादव को भी मार पड़ी थी, लेकिन उमेश यादव विकेट लेके गए थे, वो भी 4। बाद में
टीम इंडिया ये मैच तो हार गई, लेकिन उमेश यादव ने इस पूरे 2015 वर्ल्ड कप के अंदर 18 विकेट निकाले। टोटल 2015 के अंदर उमेश यादव ने 19 ओडीआई के अंदर 34 विकेट निकाले थे और इंडिया का ये मेन फेस ऑफ बॉलिंग बन गए थे ओडीआई क्रिकेट में। इवन इसी सेम ईयर मतलब 2015 में ही केकेआर ने इनको 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा था, जहां पे इन्होंने आईपीएल के अंदर भी 18 विकेट निकाले थे। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 2015 तक उमेश यादव का एकदम राइज हो गया था, ये इनका पीक था। इस समय ये टेस्ट में भी विकेट ले रहे थे, ओडीआई में भी विकेट ले रहे थे। हालांकि ये T20 इंटरनेशनल नहीं खेल रहे थे, लेकिन 2020 क्रिकेट ये लगातार खेल रहे थे। जैसे आईपीएल के अंदर ये लगातार विकेट लेके जा रहे थे, मतलब मोटा मोटा ये तीनों फॉर्मेट डोमिनेट कर रहे थे। ये इनका प्राइम था और सबको लग रहा था कि आने वाले 5-10 साल ये बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाले हैं। और 2015 के बाद जब 2016 आया तो एक बार फिर से केकेआर ने इनको 2 करोड़ 60 लाख रुपए में रिटेन किया। एक बार फिर से 9 मैच के अंदर ये 10 विकेट ले चुके थे। इसके बाद ये चोटिल हो गए, इसलिए खेलते नहीं है, लेकिन 9 मैच में भी ये 10 विकेट तो ले ही गए थे। और बाद में 2017 में भी केकेआर इनको 2 करोड़ 60 लाख में ही रिटेन करती है और इस बार ये 10 मैच में 17 विकेट लेके चले जाते हैं। बट 2017 के बाद ही उमेश यादव का डाउनफॉल भी स्टार्ट होता है और वो क्यों हुआ मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए 2017 तक उमेश यादव इंडियन बॉलिंग लाइनअप का मेन फेस बन गए थे। जितने भी मैच पूरे होते थे टीम इंडिया के, टेस्ट में तो ये रहते ही रहते थे और ओडीआई में इनकी जगह बिल्कुल पक्की थी। T20 में नहीं रहते थे, लेकिन सबको लग रहा था कि T20 में भी आ जाएंगे क्योंकि आईपीएल तो ये डोमिनेट ही कर रहे हैं ना। बट होता क्या कि 2017 का जब समय आता है तो इस समय बुमराह की टीम इंडिया में एंट्री होती है, जिनका राइज ही हो रहा था। साथ में भुवनेश्वर कुमार का 2016 में पीक आ गया था और 2017 में इनका और पीक आ गया जब 2 बार ये लगातार पर्पल कैप जीत के ले गए। और ऐसे में जब टीम इंडिया के पास 2 ऐसे बॉलर आ चुके थे जो बहुत कम इकोनॉमी से रन दिया करते थे और विकेट भी लेके जाते थे तीनों फॉर्मेट में, तो टीम इंडिया कॉम्बो बनाना स्टार्ट कर दिया कि कौन से खिलाड़ी किस फॉर्मेट को खेल सकते हैं। अब टीम इंडिया को देखा कि भाई टीम इंडिया में ओडीआई के लिए बुमराह भी हैं, भुवनेश्वर कुमार भी हैं, साथ में समी भी हैं। T20 में भी ये तीनों कॉम्बो काम कर रहे हैं। और अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इनके साथ ईशांत शर्मा भी हैं। मतलब टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के पास भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा जैसे 4 बॉलर हैं। ऐसे में कहीं जगह ही नहीं बनती उमेश यादव की। हालांकि उमेश यादव को खिलाया जा सकता है अगर ये इनके जैसा परफॉर्म करें या फिर इनसे अच्छा परफॉर्म कर जाएं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इस टाइम उमेश यादव की परफॉर्मेंस नीचे जाने लग गई। उमेश यादव ना विकेट ले पा रहे थे और इनको रन भी काफी पड़ने लग गए। अब ऐसा समय जब भुवनेश्वर कुमार 10 ओवर में 40 रन दे जाते, 4 विकेट ले जाते, इसी सेम टाइम में उमेश यादव 10 ओवर में 70 रन खा जाते और 1 विकेट ले पाते और इसी तरीके से इनको ड्रॉप करने लगी टीम इंडिया। फाइनली 2018 का साल था, 24 अक्टूबर का दिन था और यहाँ पे जब मैच हो रहा था टीम इंडिया का वेस्ट इंडीज के साथ, तो उमेश यादव 10 ओवर में यहाँ 78 रन खा जाते हैं और 1 विकेट बस ले पाते हैं और इसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। अब ड्रॉप तो काफी प्लेयर होते हैं, लेकिन ड्रॉप करने के बाद ये वापसी कर लेते हैं, इनका कमबैक होता है, हमने कई बार देखा है। लेकिन उमेश यादव को अंदाजा भी नहीं था कि उनका आखिरी मैच है, इसके बाद इनका ओडीआई में कभी कमबैक नहीं हुआ। और इनका कमबैक इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद और ज्यादा विकेट लेने लग जाते हैं बुमराह, इसके बाद भुवी भी और ज्यादा विकेट लेने लग जाते हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर और लगातार अच्छा कॉम्बिनेशन टीम इंडिया को मिलने लगता है, तो कमबैक ही नहीं कराते हैं उमेश यादव का। हालांकि टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, 1-2 मैच ही हर साल खेला करते थे, 2019, 20, 21, 22 में इन्होंने T20 मैच भी खेला था, लेकिन उसके बाद ये T20 भी कभी नहीं खेल पाए और ये ड्रॉप ही हो गए परमानेंट। बट ऐसा नहीं है कि इनको आखिरी चांस नहीं मिला, इनको आखिरी चांस मिला था और वो सबसे बड़ा चांस था 2023 में। देखिए होता क्या है कि 2023 में टीम इंडिया WTC के फाइनल में पहुंच चुकी थी। 7 जून को ये फाइनल खेला जाना था और ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया से खेला जाना था। ऐसे में जो पिच होने वाली थी ये ओवल की थी जहां बॉल स्विंग होगी, तो मतलब टीम इंडिया को 4 फास्ट बॉलर चाहिए ही चाहिए थे। और टीम इंडिया ने जब देखा तो इनको समझ में आया कि इनके पास मोहम्मद सिराज हैं, इनके पास समी है, लेकिन बाकी फास्ट बॉलर इनके पास ही नहीं है। और अभी के टाइम में बुमराह भी इंजर्ड है, मतलब बुमराह फाइनल नहीं खेलने वाले हैं, तो टीम इंडिया से खेलेगा कौन। मैनेजमेंट ने देखा कि हम लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हैं क्योंकि शार्दुल ठाकुर जो है बैटिंग भी कर लेंगे, लेकिन अभी भी टीम इंडिया को चौथा बॉलर चाहिए क्योंकि मैच ओवल में खेलना है, वहां पे बॉल थोड़ी बहुत तो मूव होगी ही होगी। और फाइनली यहाँ पे इतने बड़े फाइनल में उमेश यादव को कमबैक कराया गया और यहाँ पे इनको मौका मिला। अब सबको लगा अगर यहाँ पे ये पंजा खोल लेंगे तो इसके बाद ये लगातार टेस्ट खेलने लग जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पहले बैटिंग करने आया और ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए 469 रन बना डाले। उमेश यादव ने पूरे मैच के अंदर 23 ओवर डाले, पहली इनिंग में 77 रन दिए और 0 विकेट लिए। बाद में सेकेंड इनिंग में 2 विकेट लेके गए, लेकिन जब तक मैच निकल चुका था और टीम इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से फाइनल हार गई। पहले इंडिया जब ये फाइनल हारती है तो उमेश यादव को टोटल ड्रॉप कर देते हैं टेस्ट से भी
और 2023 7 जून 2023 जो WTC का फाइनल था उसके बाद से उमेश यादव ने टेस्ट भी नहीं खेला कभी। अभी के टाइम में उमेश यादव पहले ओडीआई से, इसके बाद T20 आए से और इसके बाद टेस्ट से भी ड्रॉप हो चुके हैं। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि ये तीनों फॉर्मेट बस से नहीं 2025 में ये IPL में भी अनसोल्ड गए हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो 15 साल से IPL खेल रहा है, जो इतने विकेट ले रहा था, उसको ड्रॉप कर दिया गया और ये काफी ज्यादा शॉकिंग था। कई लोग ये कह रहे थे कि उमेश यादव का जो बेस प्राइस था 2 करोड़ रुपए, वो काफी ज्यादा था। अगर वो कम बेस प्राइस रखते तो वो बिक जाते, लेकिन 2 करोड़ में इनको अब कोई नहीं खरीदेगा, इनकी वैल्यू इतनी बची ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि उमेश यादव का अब खात्मा हो चुका है और उमेश यादव अभी वापसी भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो एज है वो 38 हो चुकी है। एंड देखिए 2025 में उमेश यादव ने बोला था कि मैं कमबैक करना चाहता हूं टीम इंडिया में, बट अभी मैं खुद को ही सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो सिलेक्टर मुझे क्या सिलेक्ट करेंगे। और ये सही बात भी है, बढ़ती उम्र के कारण अभी उमेश यादव अच्छी बॉलिंग वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल नहीं रहे हैं, तो ये कहां से टीम इंडिया में आ पाएंगे। देखिए दिक्कत वाली बात यह है कि उमेश यादव का डाउनफॉल उसी समय हुआ जिस समय टीम इंडिया में नए बॉलर आए और उनका राइज हुआ, और इसीलिए उमेश यादव को ड्रॉप किया गया और इसके बाद इन्हें मौके जब दिए गए तब भी अच्छा नहीं खेल पाए हैं। अभी आप देखेंगे तो उमेश यादव की नेटवर्थ 80 से 100 करोड़ रुपए है। मतलब इनके पास पैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका ड्रीम था कि आखिरी एक मैच खेल के जाएं और वो ड्रीम इनका पूरा नहीं हो पाया। इनको एक फाइनल मैच नहीं मिला है और वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ये अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गए। वैसे उमेश की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो आकाशदीप की ये वीडियो, यशस्वी की ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।